जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण का वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो आज इससे 2025 में 14 गो प्रश्न था वर्णमाला से। वर्णमाला, ठीक है, ये हिंदी व्याकरण का हम लोग पढ़ने वाले हैं। वर्णमाला या यूं कहें तो वर्ण विचार। ठीक, वर्ण विचार, इससे 2025 में 14 या 16 प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे और ध्यान से लिखेंगे, याद करेंगे। ठीक है, कहीं इस बार भी चांस रहे कि और भी क्वेश्चन पूछ सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो सबसे पहले हम वर्णमाला शुरू करने से पहले हम लोग भाषा की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो भाषा जो है, भाषा ये बना हुआ है आपका भास धातु से। ठीक है, भास धातु और टाप प्रत्यय से मिलकर के किसका निर्माण हुआ है? भाषा का। भास धातु और टाप प्रत्यय से मिलकर के भाषा का निर्माण हुआ है। तो भाषा का अर्थ होता है कि जब हम अपने विचारों को, ठीक है, किसी दूसरे के सामने रखते हैं तो वो किसके माध्यम से रखते हैं? तो हम भाषा के माध्यम से रखते हैं। तो हो जाएगा कि भाषा एक प्रकार का माध्यम है जिसकी सहायता से हम अपनी भावनाओं को, विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करते हैं, रखते हैं। अब भाषा के 3 स्वरूप हो जाते हैं: लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा में लिख करके, सांकेतिक भाषा में संकेत करके और मौखिक में मुख से बोल करके हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो उतना परिभाषा नहीं पूछता, आपसे ये पूछेगा कि भाषा किस धातु से मिलकर के बना है, तो भास धातु से और टाप प्रत्यय से मिलकर के भाषा बना हुआ है। ठीक है, इसी में आते हैं थोड़ा, फिर व्याकरण का भी देख लेते हैं। व्याकरण, तो व्याकरण जो है वी प्लस आ जोड़ क्री, ठीक है, या बी जोड़ आ जोड़, या बी जोड़ आ जोड़ करण। ठीक है, वो संस्कृत का विच्छेद हम लिख रहे थे, संस्कृत में भी हमको नहीं जाना है। ठीक है, तो व्याकरण वी जोड़ आ जोड़ करण से मिलकर के व्याकरण बना है। यानी व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग है व्याकरण में। ये बात याद रखेंगे, पूछता है कभी कभी प्रश्न। ये तो चलिए व्याकरण तक की बात रही। अब व्याकरण है क्या? तो व्याकरण एक नियमों का संग्रह है जिसमें हम बहुत सारे नियमों को पढ़ते हैं कि कैसे किस चीज को लिखना है, बोलना है। ठीक है, ये व्याकरण एक प्रकार का मतलब नियमों का संग्रह है। ठीक है, ज्यादा परिभाषा नहीं रखना है कि व्याकरण शुद्ध बोलना, ये सब छोड़ दीजिए। ठीक है, व्याकरण क्या है? तो नियमों का संग्रह है जिसमें हम वर्णों से संबंधित, शब्दों से संबंधित, वाक्यों से संबंधित नियमों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब सीधा हम लोग वर्णमाला पे आते हैं। तो आपको पता है तो वर्णमाला किसको कहते हैं? तो वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं कि जैसे क लिख दिए, अ लिख दिए, ग लिख दिए, फिर लिख दिए, हंसी लिख दिए, ये वर्णमाला है? नहीं है। वर्णमाला होते का है? तो सुव्यवस्थित क्रम। ठीक है, सुव्यवस्थित मतलब क्रम वाइज। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग वर्णमाला के नाम से जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला किसको कहते हैं? तो वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित, वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला का और भी एक परिभाषा है। क्या है? तो लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रम को भी वर्णमाला कहते हैं। क्या है कि लिपि, आगे लिखाएंगे लिपि क्या है, लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रम को, लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रम को, लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रम को भी वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रम को भी वर्णमाला के हम लोग नाम से जानते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन वर्णमाला की परिभाषा हुए। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि बताइए वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। या लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि जो वर्णमाला है वो वर्णमाला में
कितने वर्णमाला में कितने अक्षर शामिल हैं? वर्णों के समूह, ठीक है, व्यवस्थित समूह, तो कुल मिलाकर 53 हो गया है, ठीक है। 53वां जो वर्ण है ये 2024 में शामिल हुआ है, ठीक है। 53वां वर्ण जो है 22 जुलाई 2024 को शामिल हुआ है, ठीक है। इसमें लिखेंगे 53वां वर्ण। 53वां जो वर्ण है वो है लौ ही जैसा रहता है, इसको हम लौ ही पढ़ते हैं, ठीक है। ये 53वां वर्ण आपका हाल फिलहाल 2024 में हिंदी के द्वारा, जो हिंदी का बोर्ड है उसके द्वारा इस वर्ण को शामिल कर लिया गया है 2024 में। तो याद रखेंगे कुल मिलाकर अभी वर्णमाला में फिलहाल 53 हो गया। अगर ऑप्शन में 53 नहीं रहता है तो आप 52 वर्ण ही मारेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 52 या 53 है आखिर कौन कौन, इसको व्यंजन वर्ण में ही रखेंगे, ठीक है। अब देखिए वर्णमाला जो है वो संपूर्ण वर्णमाला 2 श्रेणी में बढ़ जाता है। कितने श्रेणी में बढ़ जाता है? स्वर में। एक स्वर मिल करके बना है और एक व्यंजन मिल करके बना हुआ है। स्वर और व्यंजन मिल करके बना हुआ है। संपूर्ण वर्णमाला कितने भाग में? तो 2 भाग में, स्वर और व्यंजन से मिल करके बना हुआ है। तो अब देखिए स्वर में जो है स्वर कुल जो है वो 11 है। हिंदी में कितने स्वर हैं? 11, ठीक है। कितने हैं? 11। लेकिन 2 हम किसको मिला देते हैं? अनुस्वार एवं विसर्ग को मिला करके कितने हो जाते हैं? कुल 13 हो जाते हैं, ठीक है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितना हो जाएगा? तो सोलिड अगर सब व्यंजन वर्ण की बात करें तो 39 है, ठीक है। लेकिन यूज हम लोग कितना करते हैं? 33 का यूज करते हैं। तो कुल व्यंजन वर्ण की अगर बात करें तो 39 है। कितना है? 39 है। 39 के बाद एगो जो 99 हम शामिल कर लेंगे तो 40 हो जाएगा, लेकिन 39 ही पढ़ेंगे। या अगर वैसे पूछता है तो 33 हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। चलिए ये दोनों, नहीं तो इसको पहले मिटा करके फिर आगे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसको फिर आगे वर्गीकरण कर लेंगे, नहीं तो ऐसा ही रहने दीजिए। फिर जो चूंकि वर्ण का भी परिभाषा भी बचा हुआ है तो उसको भी लिखेंगे हम लोग, तो ठीक है। तो स्वर वर्ण 13 कौन कौन है? तो अ है आपका, आ है, हर्ष ई है, दीर्घ ई है, हर्ष उ है, दीर्घ उ है, री है आपका, ए है, आई है, ओ है और औ है, ठीक है। ये 11 हो गए। और 11 के अलावा अगर हम जोड़ देंगे अनुस्वार और विसर्ग, ये 2 अयोगवा है। क्या है? अयोगवा, ठीक है। तो इसको जोड़ करके कितने हो जाते हैं? 13 हो जाते हैं। इसको भी हम लोग स्वर की श्रेणी में, व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन स्वर के ही श्रेणी में इसको हिंदी व्याकरण में रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये स्वर और व्यंजन दोनों के काम करते हैं, इस वजह से इसको अयोगवा कहते हैं, बीच का रहता है, ठीक है। व्यंजन वर्ण कितने हैं? 39 है। कितने हैं? 39, ठीक है। स्वर वर्ण का अगर परिभाषा की बात करें तो स्वर वर्ण किसको कहेंगे? जो स्वतंत्र होती है, जो स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र होती है कहने का मतलब है कि जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से ना तो बोली जाए ना तो लिखी जाए, ये स्वतंत्र होती है। नीचे दिख रहा है, चलिए यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। जो स्वतंत्र होती है उसी को क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण बोलते हैं। व्यंजन किसको कहते हैं? तो जो स्वर वर्ण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? स्वर वर्ण पर निर्भर करता है। जो स्वर वर्ण पर निर्भर करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्यंजन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो स्वर वर्ण पर निर्भर करेगा उसको क्या बोलेंगे? व्यंजन कहेंगे। वहां करता है, थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। जो स्वर वर्ण पर निर्भर करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्यंजन, ठीक है। जो स्वर वर्ण पर डिपेंड करेगा, यानी जब भी व्यंजन लिखा जाएगा उसमें स्वर आना तय है, ठीक है। स्वर के बिना व्यंजन का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो स्वर वर्ण जो रहता है वो स्वतंत्र रहता है, लेकिन व्यंजन जो है वह स्वर वर्ण पर निर्भर करता है। अब व्यंजन वर्ण 39 को कौन कौन है उसको भी हम लोग आगे की जो अगला अथी होगा उस पर देखेंगे। पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। इतना वर्गीकरण आप लिखेंगे फिलहाल, ठीक है। वैसे देखिए हिंदी में 33 ही व्यंजन वर्ण है, 39 या 33। ये कैसे 39 या 33 है इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक परंपरागत है और एक डायरेक्ट व्यंजन वर्ण की संख्या पूछा जाता है, तो उसके आधार पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले इसको नोट करेंगे इतना, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं वर्ण का, थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। उल्टा हो गया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। वर्ण क्या होते हैं, ठीक है। तो वर्ण जो है ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? जो भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई है। जैसे हमने लिखा, कोई भी शब्द आप लिखते हैं, जैसे भाषा शब्द ही लिखे, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो भ हलंत जोर आ, जोर स हलंत आ, जोर आ, ये जो छोटका छोटका जो पार्ट टूटा है यही तो वर्ण है,
यही क्या है, वर्ण है। ठीक है, तो भाषा की जो सबसे छोटी यूनिट रहती है उसको हम लोग वर्ण कहते हैं। तो लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। यानी सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, जैसे अभी हमने लिखा है, ठीक है, अभी जो विग्रह करके लिखा था, वार्णिक विच्छेद करके लिखा था, वही आपका वर्ण है। ठीक है, वैसे एक और परिभाषा आप लोग को पता होगा कि वर्ण वह छोटी ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, वो बचपन में हम लोग पढ़े थे। लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं वो है कि वर्ण जो होते हैं वो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। जब हम लिख कर की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। इसी में आता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक मतलब जो मुख से, मौखिक इकाई क्या कहलाती है, मौखिक इकाई ध्वनि कहलाता है। क्या कहलाता है, मौखिक इकाई ध्वनि कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई रहता है उसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, ध्वनि के नाम से जानते हैं, ध्वनि कहलाती है। ये भी पॉइंट याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई बताइए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं, तो ध्वनि कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है, तो वर्ण कहलाती है। ये आपका वर्ण और ध्वनि में अंतर हो गया। ठीक है, वर्ण और ध्वनि में अंतर हो गया, ये बात आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अब इसी में बात आता है कि अक्षर क्या होते हैं भाई साहब। जब हम स्वर और व्यंजन को आपस में मिला करके लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। यानी वर्णों को जब आपस में, यानी स्वर और व्यंजन को जब आपस में मिला दिया जाता है, जब एक साथ आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अक्षर कहते हैं। तो अक्षर का भी परिभाषा देख लीजिए। अक्षर क्या होता है, अक्षर होता है जब स्वर एवं व्यंजन एक साथ आते हैं तो वह अक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वह अक्षर कहलाती है, यह अक्षर कहलाता है, तो वह अक्षर कहलाता है। जब स्वर और व्यंजन एक साथ आएगा तो क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे राजकुमार जी, या कोई भी एक शब्द आप ले लीजिए, ठीक है, जैसे हमने अभी भाषा ही शब्द लिया, तो भाषा को जब हम विच्छेद करें, जैसे देखिए हलंत लगा करके आ की मात्रा निकलेगा और स्वहलंत लगा करके भी आ का मात्रा निकलेगा। तो जब ये एक प्रकार का अक्षर हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, अक्षर हुआ। आप कहिएगा सर ये तो शब्द भी है। तो शब्द का जब परिभाषा होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे अक्षर में आप कुछ बना सकते हैं, जैसे साभा भी लिख सकते हैं, ये अक्षर है, ये क्या है, अक्षर है। जब स्वर और व्यंजन एक साथ आते हैं तो अक्षर होता है। लेकिन शब्द में जो रहता है ये शब्द नहीं है। क्यों शब्द नहीं है, क्योंकि इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। जब शब्द अर्थ मतलब जब अक्षरों का कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो उसको हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये बात। तो अक्षर किसको कहते हैं, जब स्वर और व्यंजन एक साथ आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षर कहते हैं। तो ये तीन चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वर्ण किसको कहते हैं, ध्वनि किसको कहते हैं और अक्षर किसको कहते हैं। तीनों चीज में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, अब एक तो इसी में बात आता है लिपि का। आखिर ये सर लिपि क्या होते हैं, तो लिपि एक प्रकार का तरीका है। ठीक है, तरीका है। क्या तरीका है, तो भाषाओं को लिखने का शैली है, तरीका है। जैसे कि हम हिंदी भाषा लिखते हैं तो हिंदी में आप देखिएगा बायां से दायां की तरफ लिखा जाता है, उसके ऊपर में शिरोरेखा दिया जाता है। ठीक है, ये शैली हुआ किस भाषा की, किस लिपि की शैली है, तो देवनागरी लिपि की शैली है। इसी टाइप से आप रोमन की बात करेंगे तो अंग्रेजी जो है रोमन लिपि में लिखी जाती है। ये तो दायां से बायां लिखी जाती है लेकिन उस पर शिरोरेखा नहीं पड़ता है। फिर आप उर्दू भाषा की बात करेंगे तो वो दाहिना से बाएं की तरफ लिखी जाती है, उसके ऊपर भी शिरोरेखा नहीं होती है। ठीक है, जब पंजाबी की बात करेंगे तो उसका गुरुमुखी लिपि है। तो सबका लिपि अलग अलग है, यानी सब भाषा का लिखने का जो शैली है, तरीका है, वो अलग अलग है। तो लिपि किसको कहते हैं हम लोग, तो भाषाओं को लिखने का शैली, भाषाओं को लिखने का शैली, भाषाओं को लिखने का शैली
शैली लिपि कहलाती है। शैली मतलब तरीका, ठीक है, लिपि कहलाती है। जब भाषाओं को हम जिस शैली में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिपि कहते हैं। जैसे कि बात कर लें हिंदी की लिपि कौन सी हो जाएगी, तो हिंदी की हो जाएगी सर देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि हो जाएगी? देवनागरी लिपि। इसी में अगर हम बात करें पंजाबी की लिपि कौन सी है, तो गुरुमुखी है। कौन है? पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, ठीक है, क्या है? गुरुमुखी। इसी में अगर हम बात करें अंग्रेजी की लिपि क्या है? अंग्रेजी की लिपि है रोमन। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन है, ठीक है। तो ये सब जो है ये विभिन्न प्रकार की लिपियां हैं। हिंदी कौन है? देवनागरी लिपि। तो क्वेश्चन आता है कि देवनागरी लिपि कैसी लिपि है? अक्षरात्मक लिपि है, वो अक्षर पे काम करता है, ठीक है। तो ये भी लिखेंगे कि देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है। कैसा लिपि है? अक्षरात्मक लिपि है, अक्षरात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि कैसी है? अक्षरात्मक लिपि है, ठीक है। देवनागरी लिपि में अक्षरों का महत्व दिया। अक्षर कहने का अर्थ है जिसमें स्वर और व्यंजन जब एक साथ आते हैं तो उसको अक्षर कहते हैं। तो देवनागरी लिपि कैसी लिपि है? अक्षरात्मक लिपि है। इतना नोट करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे की ओर हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं, कुछ नियम है, एक दो ऑब्जेक्टिव के लिए वो क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप लोग गौर से देखेंगे, ठीक है। तो नियम जो है वो है कि मूल स्वर की संख्या कितनी है। क्वेश्चन आते हैं मूल स्वर। मूल स्वर मतलब कि जो एकदम उसी स्वर से अन्य स्वर की उत्पत्ति हुआ है उसको हम मूल स्वर कहते हैं। तो मूल स्वर की हिंदी में जो संख्या है वो 4 है। कौन कौन है मूल स्वर? तो भाई अ है मूल स्वर, हर्ष ई है मूल स्वर, हर्ष उ है मूल स्वर और री है मूल स्वर। इसी स्वर से अन्य स्वर की रचना हुई है। जो भी अब जो इसके अलावा जो स्वर बच जाएंगे इसी 4 स्वर से मिलकर के अन्य स्वर बना हुआ है। तो मूल स्वर की संख्या अगर हिंदी व्याकरण में पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी में आता है कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, लघु मात्रा और गुरु मात्रा। गुरु मतलब जिसको हम दीर्घ कहते हैं, लघु मतलब जिसको छोटा कहते हैं, ठीक है। तो लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा, जिसमें छोटा हर्षिकार ये सब। अब देखिए यहाँ एक तो और नोट लिखेंगे। क्या नोट लिखेंगे? नोट में एक सवाल पॉइंट लिखेंगे नोट में कि अ का कोई मात्रा नहीं होता है। अ का कोई मात्रा नहीं होता है। अ का कोई मात्रा नहीं होता है। अ एक ऐसा स्वर वर्ण है जिसका कोई मात्रा नहीं होता। बाद बाकी जितने भी और स्वर होंगे उस सब का मात्रा होगा। अ का कोई मात्रा नहीं होता, ये बात याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। फिर आगे की ओर बात करते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के हो जाते हैं? तो 2 प्रकार के, लघु मात्रा और गुरु मात्रा। इसी में देखेंगे मात्रा के आधार पर स्वर, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन है? तो आपका पहला है लघु स्वर, लघु मात्रिक स्वर। कौन सा? लघु मात्रिक स्वर। और दूसरा है गुरु मात्रिक स्वर। कौन सा है? गुरु मात्रिक स्वर, गुरु मात्रिक स्वर, ठीक है। लघु मात्रिक स्वर में कौन कौन आ जाएगा आपका? तो लघु मात्रिक स्वर में आपका आ जाएगा हर्ष ई आ जाएगा, ठीक है, हर्ष उ आ जाएगा, ठीक है, सीधा री आ जाएगा। ये सब आपका है लघु मात्रिक स्वर। कैसा है? लघु मात्रिक स्वर। गुरु मात्रिक स्वर में आपका आ जाएगा, दीर्घ ई आ जाएगा, दीर्घ उ आ जाएगा, उसके बाद री, ये वाला री आ जाएगा, उसे संस्कृत में होता है, इसको हटा दीजिए। ए आ जाएगा, आई आ जाएगा, ओ आ जाएगा और औ आ जाएगा। ये है गुरु मात्रिक स्वर, ठीक है। इसमें गुरु मात्रा रहता है, ठीक है। जब छंद पढ़ेंगे तो छंद में ये सब काम आने वाला चीज है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए कुछ ऐसा वर्ण होते हैं जो व्यंजन के आगे लगता है, कुछ ऐसा मतलब स्वर होता है जो व्यंजन के पीछे लगता है, कुछ ऐसा होता है जो व्यंजन के नीचे लगता है। तो व्यंजन के पीछे लगने वाला एकमात्र स्वर कौन सा है? तो हर्षिकार, ये वाला। यही एक ऐसा स्वर है जो व्यंजन के पीछे लगता है। जैसे हम गी लिखे तो गो हर्षिकार की ये मात्रा लिखे। बाद बाकी जैसे गो दीर्घिकार, एगो ये व्यंजन हो गया जो व्यंजन के आगे लगता है, मतलब एक ऐसा स्वर। जैसे आ की मात्रा हो गया
मतलब जो कोई भी वर्ण के आगे एक ऐसा स्वर, मतलब ये स्वर आ की आ जो स्वर है वो आ जो स्वर है वो अक्षर के आगे लगता है, ठीक है। जैसे हर्षी की जो दीर्घी की जो मात्रा है वो भी आगे लगता है, ठीक है। उसके बाद आपका ओ की मात्रा और औ की मात्रा भी आगे लगने वाला मात्रा है, ठीक है। और नीचे लगने वाला मात्रा 3 मात्रा है, कौन कौन है? तो हर्षुकार है, दुर्गुकार है और री है। ये 3 ऐसा मात्रा है जो नीचे की ओर लगता है। और वर्ण के जो ऊपर लगने वाला मात्रा है वो ए की मात्रा है और औ की मात्रा है, ये वर्ण के ऊपर की ओर मात्रा लगता है, ठीक है। जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से रहता है तो वो अपना वास्तविक रूप में रहता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे आम लिखें, ठीक है। तो आम देखिए ये स्वर से शुरुआत हुआ थी, ये वास्तविक के रूप में है, इसका और कोई रूप नहीं है। जैसे आज स्वर है वैसा ही है, ठीक है। तो जब किसी भी स्वर की शुरुआत, जब किसी भी शब्द की शुरुआत या क्या कहते हैं, जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से होता है तो वो अपना वास्तविक रूप में रहता है। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि स्वर अपना वास्तविक रूप में कब रहता है? जब किसी शब्द की शुरुआत उस स्वर से होती है तभी उस स्वर अपना वास्तविक रूप में रहता है। तो ये था, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये तो ऐसे ही बता दिए हैं, ठीक है। तो ये मात्रा के आधार पर था। अब इसी में आता है कि मात्रा जो है केवल और केवल स्वर का होता है, व्यंजन का नहीं होता। व्यंजन वर्ग का कोई मात्रा नहीं रहता, ये भी बात याद रखिएगा। मात्रा केवल स्वर वर्ण का होता है। किसका होता है? स्वर वर्ण का होता है, ये बात याद रखेंगे, सिर्फ अ को छोड़ करके। किसका? जैसे कि आकार आप लोग पढ़ते हैं, हर्षिकार पढ़ते हैं, दीर्घिकार, हर्षुकार, दुर्गुकार, एकार, ठीक है, अईकार, ओकार, ठीक है, औकार, एकार, अईकार, ओकार, औकार, ठीक है, अनुस्वार, विसर्ग, ये सब क्या है? आपका मात्रा है, ठीक है। ये केवल स्वर का ही मात्रा होता है, ये बात याद रखिए। व्यंजन वर्ण का कोई मात्रा नहीं होता है, ये बात एकदम याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए अब अगला जो क्लास होगा वो होगा हम लोग का स्वरों का वर्गीकरण। अब हम लोग स्वर का विभाजन पढ़ेंगे। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद जीव के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार को हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये चलने वाला है आपका, जीव के आधार पर स्वर के प्रकार को देखेंगे, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर को प्रकार को देखेंगे। तो ये क्लास कम से कम 2-3 वीडियो होगा जिसमें आपको संपूर्ण वर्णमाला, आप कहीं से भी उसके बाद कोई किताब उठा पढ़ लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन वर्णमाला से नहीं छूटेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। और कल या आज हो सकता है तो कल आपका 14 नवंबर है, बाल दिवस है, ठीक है। और बाल दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग क्रैश कोर्स लॉन्चिंग करने वाले हैं, ठीक है। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी डाउट होगा हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे नोट्स, अच्छा पढ़ाई लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। इतना ही गुजारिश है आप लोग से, उसके बाद अच्छा से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।